हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए टेस्ट सीरीज़। जो एचएसएससी सीईटी मेंस का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, तो उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर पहला जो अपना यूनिट थी वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आइए करते हैं वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट वन क्या कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर वन, द आर्टिकल परचेज्ड एंड सोल्ड और प्रोड्यूस बाय ए बिजनेसमैन। कि जो आर्टिकल्स हैं यानी कोई भी चीज़ें जो बिजनेसमैन के द्वारा या तो खरीदी जाती है या बेची जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। अब आप बोलो सर फिक्स एसेट है, फाइनेंशियल एसेट्स है, रियल एसेट है, ये सारे गुड्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं, आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन जो अपना आता है वो दे रखा क्या कि द अमाउंट पेड और पेबल, द अमाउंट पेड एंड पेबल इन रिटर्न फॉर द गुड्स एंड सर्विस यूज इन बिजनेस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। भी एक साल के अंदर, जैसे फाइनेंशियल ईयर में अगर लिख देता हूँ 2023-24 लिख देता हूँ मैं, तो इस एक साल के अंदर अंदर जो गुड्स एंड सर्विस का सेल परचेज किया जाता है, तो और उसके रिगार्डिंग जो खर्च किए जाते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप ये बोल लो कि 2023 और 24 जो आपका करंट ईयर दे रखा है कोई भी, उसके अंदर गुड्स और सर्विस की रिगार्डिंग आपने गुड्स एंड सर्विस खरीदी और उसके लिए जो पैसा पेमेंट करोगे उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं क्या है? एक्सपेंसेस। ठीक है ना। देखो, करंट ईयर के रिगार्डिंग है तो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस। और अगर एक साल से ज़्यादा हो तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एक्सपेंडिचर। थर्ड क्वेश्चन अपना आता है IFRS। इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो अपने चैनल पे पहले से ही है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन स्टैंडर्ड जो आपका है वहाँ से आप कर सकते हो ये सारा का सारा। देखिए फिर भी क्या कुछ है, इसको डिटेल में करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या दे रखा अपना? नेक्स्ट वन दे रखा अपना, हाँ क्या बोल रखा? IFRS डील विद द फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। जो IFRS स्टैंडर्ड है, जो पहला है IFRS 1, वो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो इंडिया ने अडोप्ट किए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो पहला आता है, यानी कि फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड IFRS 1 के अंदर बताया गया इसके अंदर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो अपना है देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है जी अपना कि कैरिज एक्सपेंसेस पेड ऑन न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड। कि जो नई मशीनरी लाने के लिए जो आपने कैरिज एक्सपेंसेस यानी कि जो आपने ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस किया है वो किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी कि किस अकाउंट के अंदर वो आएगा? कैरिज अकाउंट के अंदर आएगा, ट्रेडिंग के अंदर आएगा, या फिर मशीनरी अकाउंट के अंदर आएगा? तो आपको पता हो कि कोई भी जब न्यू आप एसेट परचेज करके लेके आते हो तो उसके इंस्टॉलेशन तक के सारे खर्चे उसी एसेट के अकाउंट में मेंशन किए जाते हैं। लाइक आप मशीनरी लेके आए तो मशीनरी जहाँ से लेके आए वहाँ से उसका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो, इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो, यहाँ तक कि जब तक वो मशीनरी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करती वहाँ तक के सारे खर्चे उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में ही डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कैरिज एक्सपेंसेस, और किससे रिलेटेड है वो? मशीनरी से। तो कहाँ पर आएंगे ये? मशीनरी अकाउंट के अंदर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? मशीनरी अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन दिया गया इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉलम कैश बुक। भी कैश बुक जो आपने पढ़ा होगा, कैश बुक, तो इसके अंदर 2 कॉलम भी होते हैं, 3 कॉलम भी होते हैं। क्या कुछ होता है देखिए, एक तो होता है आपका नॉर्मल जो कोई भी आपका लेजर होता है, उसमें 4 जो हेड होते हैं वो आपके डेबिट साइड होते हैं, 4 जो होते हैं क्रेडिट साइड होते हैं। क्या क्या? जैसे डेट, पर्टिकुलर, और लेजर बना रहे हैं तो जनरल फोरियो का कॉलम आ जाएगा और साथ में अमाउंट का आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर 2 कॉलम कैश बुक है तो कैश और डिस्काउंट आ जाता है,
और 3 कॉलम है तो कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों आ जाते हैं। ठीक है, फिर भी इसका एक फॉर्मेट है, साथ के साथ मैं आपको करवाऊंगा, देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा विद एग्जाम्पल अगर आप करोगे तो। देखो ये दे रखा है जी, क्या दिया गया आपके सामने कि 3 कॉलम कैश बुक का स्ट्रक्चर होता कैसा है। 3 कॉलम कैश बुक का स्ट्रक्चर होता कैसा है, जैसे कि इसमें दिया गया क्या, कुछ डेट वगैरह दे दी है, देखिए फर्स्ट वन कैश बुक के अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहले डेट मेंशन की गई है, क्या मेंशन किया गया है, डेट। ठीक है, तो सबसे पहले डेट दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में डेट दे रखा है, फिर पर्टिकुलर दिया गया है, और उसके बाद आपका डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड। यहाँ से याद रखना कि कैश बुक की डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड में डिस्काउंट अलाउड आता है, और कैश बुक की क्रेडिट साइड में यानी कि पेमेंट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके कि डिस्काउंट रिसीव्ड कैश बुक की किस साइड आएगा और डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में किस तरफ आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड आता है रिसिप्ट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है पेमेंट साइड, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डिस्काउंट अलाउड आएगा डेबिट साइड और डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, और एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जो मैंने ओपन कर रखा है तो बता ही देते हैं कि कैश और बैंक अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन साथ में की गई है तो इनको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे, जैसे आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, अब पैसा आपके पास से चला गया तो टू कैश, कहाँ चला गया सर, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तब, अगर आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए तो कैश आपके पास आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से आपका अमाउंट जो है कम हो गया टू बैंक अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या होती है, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो कैश बुक से आपके क्वेश्चन हर बार आने के चांसेज है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से करके चले जाना क्या कुछ दिया गया है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। देखिए क्या कुछ है, तो अपना जो क्वेश्चन दे रखा है क्या, 3 कॉलम कैश बुक, क्या दिया गया है जी, 3 कॉलम कैश बुक। क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अभी पढ़ के आए थे ना, क्या पढ़ के आए थे कि सर जो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड है वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, किसकी, कैश बुक की। हो जाएगा, हाँ जी सर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड आफ्टर बीइंग डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इट शुड बी क्रेडिटेड टू। कि जब एक कस्टमर से आपने चेक लिया और बैंक में जमा करवा दिया, तो अगर वो डिसऑनर्ड हो जाए, मतलब कस्टमर के अकाउंट में पैसा ना हो, तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सर कि चेक जब डिपॉजिट करवाते हैं तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। आइए देखते हैं। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, मतलब एट दी, जब आपको चेक रिसीव होता है, क्या होता है, जब एक फर्म को चेक रिसीव होता है तो कस्टमर के अकाउंट को क्या किया जाता है जी, क्रेडिटेड। ठीक है, और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा बैंक में गया। ठीक है, और कस्टमर के अकाउंट को कोई भी नाम लिख सकते हो आप, जैसे कि अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सोनू, मोनू, डोनू, कुछ भी लिख दो चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। अब ये चेक क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा। डिसऑनर्ड पे आपको पता है कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी सर, तो क्या करेंगे, कस्टमर यानी कि सोनू अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे, क्या कर देंगे, बैंक। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था अपना, वो ये पूछा गया था कि जब कस्टमर ने जो चेक दिया था वो अगर डिसऑनर्ड हो जाए, मतलब कि उसके खाते में पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हो जाएगा ना ये। तो क्या करेंगे, चेक जब डिसऑनर्ड होता है डिपॉजिट कराने के बाद, तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट फिर अपना है क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज। हाँ जी, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे सर, लेफ्ट साइड में लिखते हैं डेबिट।
डेबिट को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, और अगर मैं बोलता हूँ राइट साइड हम क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं सारा। ये तो सिंपल सा है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर विल बी, कि लेजर जो आपने बनाया है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा। सर हमें पता है कि डेबिट बैलेंस का मतलब एक्सपेंसेस होता है और क्रेडिट बैलेंस का मतलब इनकम या फिर रिसिप्ट होते हैं। यानी कि डेबिट बैलेंस में क्या लिखेंगे सर, या तो लिखेंगे एक्सपेंसेस और या लिख दें क्या, पेमेंट वगैरह, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं सर, या तो लिखेंगे इनकम और या फिर लिखेंगे रिसिप्ट वगैरह। ये एक ही बात है ना। तो क्रेडिट बैलेंस जो शो करता है ना वो या तो इनकम शो करेगा या फिर लाइबिलिटी। आप बोलोगे सर कि लाइबिलिटी कैसे शो करेगा, आपने तो यही सुना ना अब तक कि इनकम होगी या फिर एक्सपेंसिव होगा। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास पैसा आया, अगर आपने कोई गुड्स सेल की है उससे जो पैसा आएगा वो आपकी रिवेन्यू हो जाएगी, रिसिप्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर आपने पैसा किसी से उधार लिया लेकिन पैसा तो आया, तो वो क्या कहलाएगा, आपकी लाइबिलिटी। क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट नंबर फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9th। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डैश रिसिप्ट इंक्लूड द रिसिप्ट यूज ऑफ फंड एंड यूज ऑफ एसेट्स। देखो आप मशीनरी लेके आए, तो मशीनरी सर ये तो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया, बिल्कुल। अगर आप इसका अब इससे आप सामान बना रहे हो, गुड्स आपने जो बनाया, तो ये गुड्स तो किस टाइप का सर, ये रिवेन्यू नेचर का आ जाएगा। यानी कि मशीनरी का यूज करना रिवेन्यू नेचर होता है और मशीनरी लेके आना वो कैपिटल नेचर का होता है। दो तरह के आपके आइटम होती है, एक होती है कैपिटल नेचर की, एक होती है रिवेन्यू नेचर की। नॉर्मली कैपिटल जो नेचर को है हम जो क्लासीफाइड करते हैं वो करते हैं टाइम पीरियड के बेस पर। हम बोल देंगे मोर देन 1 ईयर अगर कोई खर्चा है, कोई इनकम है तो उसको कैपिटल नेचर बोल देंगे, और अगर लेस देन 1 ईयर है तो उसको रिवेन्यू नेचर बोल देंगे। अब जो मशीनरी का जो यूज कर रहे हैं उससे जो गुड्स बना रहे हैं तो हर साल ही बना रहे हैं, हर साल बनाए तो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू। ठीक है, तो इसने बोला भी एसेट का यूज करके जो आप रिसिप्ट, जो आपको पैसा मिलेगा वो किस टाइप का कहलाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे थ्योरेटिकल आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं आएंगे, फिर भी थोड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, मशीनरी जब आपने खरीदी वो 1 लाख रुपए में परचेज की है, कितने में की है सर, 1 लाख रुपीज़ में, और उसका जो टाइम पीरियड है, एक्सपेक्टेड लाइफ है वो है 4 ईयर। कितने हैं, 4 ईयर। और जब आपने 1 लाख रुपए में खरीदी और 4 साल के बाद उसकी जो वैल्यू बची वो बची 40,000, मतलब सर 60,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कितने होगी, 60,000 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। अब 4 साल में 60,000 रुपये वैल्यू कम होगी, मतलब सर 15,000 रुपये में हर साल वैल्यू कम होगी। अगर मेथड है स्ट्रेट लाइन, डेप्रिसिएशन किस रेट से लगा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा है, तो 15,000 रुपये हर साल वैल्यू कम होती गई है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है या स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या मान के चलेंगे, स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 15,000। क्या जाएगा, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दिया गया अपना, रिपोर्ट इन कैश पोजीशन इज ए, कि जो रिपोर्ट आप बनाते हो किस टाइप की रिपोर्ट है सर, ये एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है या डिमांड रिपोर्ट है। रिपोर्ट का मतलब होता है कि भाई आप किसी भी एक इवेंट के ऊपर जो क्या कहना चाह रहे हो या कौन सा इवेंट जो हुआ उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई वो आप सारे एक मेंशन कर लेते हो एक जगह पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसके जैसे एक्सेप्शनल रिपोर्ट होती है, मतलब ये तभी यूज करते हैं जब कोई डेली रूटीन का इसमें चीज़ें नहीं मेंशन की जाती, बल्कि जो कोई क्रिटिकल है या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही इसमें नोट किया जाता है। ठीक है, समरी रिपोर्ट ओवरऑल पूरे 1 साल के अंदर आपने क्या कुछ किया वो सारा लिख देते हैं। डिमांड रिपोर्ट का मतलब होता है जैसे ही आपको नीड पड़ती है तभी आप रिपोर्ट बनाते हो, वरना नहीं बनाते। तो ये रिपोर्ट इन ए कैश पोजीशन के अंदर जो रिपोर्ट होती है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं। कि भाई कैश का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितना पैसा आया कितना गया, बल्कि उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन वगैरह है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना है। सारा का सारा काम किस में आता है, आपका कैश पोजीशन में चेक करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 12th, वाइल जर्नल इज ए, जर्नल क्या है,
सर जर्नल तो होता है डेट वाइज, वहाँ पर डेट होती, तारीख होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। जबकि लेजर में अकाउंट के अकॉर्डिंग, जैसे राम का, श्याम का, इनके अलग अलग अकाउंट, हम उनके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो क्या है सर, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन की जाती है डेट वाइज, और लेजर के अंदर जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो अकाउंट वाइज की जाती है, इनके पर्सन के नाम के अकॉर्डिंग। लेजर देयर आर द कॉलम, लेजर के अंदर कितने कॉलम है सर, 4 कॉलम डेबिट साइड, 4 कॉलम क्रेडिट साइड, के टोटल 8 कॉलम आ जाते हैं। 4 कौन कौन से होंगे इसमें, 4 कॉलम, जैसे डेट लिखोगे पहले, फिर पर्टिकुलर लिखोगे, फिर आपका आएगा, अब लेजर बना रहे हैं तो जर्नल फोलियो, और फिर आएगी आपकी अमाउंट। ये एक साइड आ जाएगा, दूसरा दूसरी साइड। फिर भी देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें आपको, ठीक है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स ही ली है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ठीक है, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट साइड में हो गया। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट ये आपका क्रेडिट साइड में हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या, कि कौन सा मेथड है जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अपना इनकम टैक्स एक्ट है ना 1961, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन का यही मेथड एक जो है वैलिड मेथड है, यही मेथड को प्रेफरेंस दी जाती है, या सिर्फ इसी मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हो इनकम टैक्स में, और कोई मेथड नहीं है। ना वहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, ना वहाँ पर कोई डेफर्ड रेवेन्यू वाला मेथड लगेगा, ठीक है, ना कोई सिंकिंग फंड वाला मेथड लगेगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक अपने चैनल पे है, तो वो वहाँ से आप कर सकते हो, सर्च कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आपको ये बताना है कि किसी भी एसेट की जो कॉस्ट है वो थी 10,000 रुपये। कितनी थी सर, 10,000 रुपये कॉस्ट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है आपको, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक लगाना है रिटर्न डाउन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और दोनों की रेट है 10%। कितनी रेट है दोनों की, 10%। तो आपको ये बताना है कि वैल्यू कितनी बचेगी, यानी कि कितने साल बाद में सर, 2 साल बाद में वैल्यू कितनी बचेगी। जैसे 10,000 पर स्ट्रेट लाइन से 10% लगाएंगे तो पहले 9,000 हो जाएगा, फिर लगाएंगे तो फिर 8,000 हो जाएगा। इसी टाइप से आपको बताना है। तो आइए इसका सोल्यूशन भी करते हैं। देखिए, ये हमारा दिया गया है, देखो क्या कुछ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला देखो, अगर आपने एसेट खरीदी कितने की थी सर, 10,000 की, 10,000 की एक जगह लगाया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक जगह आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट ईयर 10% डेप्रिसिएशन 1,000 लगेगा, यानी कि पहले साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे स्ट्रेट लाइन हो और चाहे आपका रिटर्न डाउन हो, सेम वैल्यू आती है बैलेंस की। सेकंड ईयर में अलग अलग, ये 1,000 का 1,000 फिक्स लगता है स्ट्रेट लाइन में, इसमें बैलेंसिंग आइटम पे लगता है। तो 2 साल बाद में स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से एसेट की वैल्यू बचेगी 8,000 रुपये, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बचेगी 8,100 रुपये, यानी कि 8,100, ठीक है। आइए नेक्स्ट फिर दिया गया है अपना क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस इंडिकेट, कि रियल अकाउंट जो है डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है सर, क्योंकि रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एसेट को शो करता है। अच्छा, रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, पता होता है आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो रियल अकाउंट जो होता है एक सिर्फ बैंक को छोड़कर, ये एक्सेप्शनल है, याद रखना, बैंक को छोड़कर जितनी भी बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड अमाउंट लिखी जाती है उनका सारे का बैलेंस डेबिट ही होगा। अब आप बोलोगे सर बैंक का क्यों नहीं, क्योंकि बैंक को रियल अकाउंट नहीं माना जाता, बैंक को पर्सनल अकाउंट माना जाता है।
और इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि जब बैंक बनाए गए थे तब बैंक को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया था। क्या माना गया था? आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए बैंक की जो एंट्री होती है सारी की सारी एंट्री रियल अकाउंट की बजाय पर्सनल अकाउंट से होती है। तो इसलिए बैंक को छोड़कर बाकी जितनी भी सारी की सारी एसेट्स हैं सबका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। आप बोलोगे सर बैंक का बैलेंस भी डेबिट होता है। हाँ जी बिल्कुल, बैंक का डेबिट भी हो सकता है लेकिन क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक के क्रेडिट बैलेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दिया गया अपना? नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, फिनिश गुड्स आर सैंपल्स क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट आर गुड्स। इसने बोला कि जो फिनिश गुड्स है यानी कि जो आप कोई भी जो आपने गुड्स बनाई है उसको अगर आप सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो यहाँ पर जो ब्लैंक दे रखा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट आएगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो उससे क्या होगा? उससे जो आपका स्टॉक है वो कम हो जाएगा, यानी कि परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अल्टीमेटली बात क्या होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब सामान आता है तो हम डेबिट करते हैं और कोई गुड्स हम सेल करते हैं तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। पता नहीं ये बात? तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद हो तो ओपनिंग बैलेंस, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको हम डेबिट में लिखते थे और सेल क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे। तो सेल करना या फ्री में देना बात यहाँ पर एक ही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम सैंपल के रूप में कोई फिनिश गुड्स देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अपने। प्रीपेड एक्सपेंसेज इज शोन ऑन दी। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या है सर? एसेट है ना, तो बस बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे? एसेट साइड में शो कर देंगे। हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, +1 2 में भी आपने पढ़ा होगा, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिकल, वो हम करने वाले हैं यहाँ पर। क्या कुछ दिया गया इसमें कि देखिए ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2013 कैलकुलेट करना आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया। देखो इसने बोला भाई आपने लोन लिया 40,000 रुपये का 12% ब्याज पर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 12%। तो 40,000 रुपये का 12% अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 4,800 हो जाएगा, यानी कि 4,800 आपका इंटरेस्ट बनता है। इसने बोला भाई इस 4,800 इंटरेस्ट में से आप बोल सकते 3,800 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, मतलब बैंक का जो लोन बनता था, ब्याज बनता था, आपने दे दिया। तो कितना नहीं दिया सर? 1,000 रुपये और नहीं दिया। अगर हम 1,000 रुपये और दे देते तो सारा का सारा हम क्या कर देते थे? बैंक का ब्याज चुका देते थे। लेकिन इसने बोला भाई PNL के अंदर कितने रुपए आएंगे? 4,800 आएंगे, 1,000 आएंगे जो आपने नहीं दिया, या फिर जो दे दिया सिर्फ वही आएगा। इसने बोला सर कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगे कंप्लीट 4,800। क्यों आएंगे? इसका रीजन सुनो। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम ये कैश बेसिस पे नहीं बनता, ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है। आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। अक्रूवल का मतलब होता है भाई कोई भी खर्चा जो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर है, चाहे वो ड्यू होना चाहिए, बस रिसीव हो या ना हो मैटर नहीं करता, या पेमेंट की हो या ना की हो मैटर नहीं करता। तो याद रखना क्या लिखोगे? इंटरेस्ट पेड PNL की डेबिट साइड में कितना लिखोगे? इंटरेस्ट पेड आप लिखोगे सर 3,800, ऐड करोगे क्या? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक ही बात है, 1,000 रुपये, और टोटल दिखाओगे 4,800 PNL की डेबिट साइड में। कर लोगे? वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 20, टोटल 25 क्वेश्चन है तो करवा दूंगा मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ग्रोस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कि ग्रोस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? PNL में। इसमें तो कोई ऐसा था ही नहीं, इसको अलग से बताना पड़े आपको। फिर आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जब भी वो अकर होती है तभी हम उसको लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं सर जर्नल के अंदर। सपोज करो अगर यहाँ पर ऑप्शन में जर्नल ना दे रखा होता तो दूसरा नंबर हम लिखते हैं लेजर का। किसका लिखते हैं? लेजर का। ठीक है, एक होती है ट्रांजैक्शन और एक होता है इवेंट। एक क्या होती है? ट्रांजैक्शन। आपने बहुत सुना होगा ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में। ट्रांजैक्शन तो क्या हो गया, मान ले कि आपने क्या किया,
10,000 रुपये का सामान खरीदा, तो क्या करेंगे, अगर नगद में खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगी ट्रांजैक्शन। अब आप क्या करोगे, परचेज का अलग से पूरे साल के अंदर कितना आपने टोटल परचेज किया है वो सारा का सारा एंड रिजल्ट तो जोड़ोगे, उसका बैलेंस तो काउंट करोगे। उस बैलेंस काउंट करने को ही क्या बोलते हैं, हम इवेंट बोलते हैं। यानी कि जो आपने सेल किया, परचेज किया, जिस डेट को किया, नॉर्मली वो जर्नल, वो आपकी ट्रांजैक्शन कहलाती है। और उसका अगर एंड रिजल्ट मैं बात करूं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर जो आप निकाल के लेके आते हो सेल और परचेज के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना जर्नल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन दी। रिसिप्ट हमेशा कहाँ, कैश बुक की डेबिट साइड में आती है, पीछे पढ़ के आए हम डिटेल में। और पेमेंट हमेशा क्या आती है, क्रेडिट साइड में। किया था ना, वेरी गुड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है डैश इन द कैश बुक रिक्वायर्ड नो पोस्टिंग टू लेजर। बिल लेजर के अंदर किसकी पोस्टिंग नहीं करनी पड़ती, सर कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग नहीं करनी पड़ती। किसकी नहीं करनी पड़ती, कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग नहीं कर। जैसे कैश और बैंक में पहले ही बताया था कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और निकलवा रहे हो तो कैश टू बैंक करते हैं, तो उसको लेजर में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कैश बुक में एंट्री उसकी सारी की सारी हो गई आपकी। ठीक है, कैश बुक एक तरह का कैश अकाउंट भी होता है, या आप ये बोल सकते हैं कैश अकाउंट जो कैश बुक का पार्ट होता है। ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या है 24th क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है पुराने वाला अपना, वो फिक्स एसेट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, फिक्स एसेट को डिनोट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मशीनरी स्पेयर पार्ट जो उसके होते हैं उसको किस तरह से ट्रीट करोगे, यानी कि जो छोटे मोटे जो पुर्जे वगैरह हैं, चाबी पाने, कुछ भी आप बोल सकते हो कि जो छोटा मोटा रिक्वायरमेंट है मशीनरी को रन करने के लिए कंट्री, जैसे फ्यूल वगैरह लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। ठीक है, तो वो किस टाइप का, सर वो छोटा मोटा नुकसान तो हर साल होता रहता है, इसलिए वो रिवेन्यू नेचर का है, इसलिए इसके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, डिस्काउंट की जगह ना लॉस वर्ड भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। अब आप बोलोगे सर डेफर्ड रिवेन्यू क्यों माना जाता है, आइए इसको डिटेल में करवाता हूं मैं, क्योंकि बहुत चांसेज हैं कि यहाँ से हर बार पूछ लिया जाता है कि डेफर्ड ही क्यों माना जाता है जी। देखिए एक मिनट, डेफर्ड इसलिए माना जाता है क्यों, क्योंकि देखो डिवेंचर पे जो डिस्काउंट दी, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। डिवेंचर पे जो डिस्काउंट दी, मान लिया कि 1,00,000 रुपए के डिवेंचर थे, आपने 10% यानी कि 10,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 90,000 रुपये बन गए बस। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये कंपनी को क्या हो गया, लॉस। अब डिवेंचर जो रिडम्पशन है वो है 10 साल बाद में। कितने साल बाद में है सर, 10 साल बाद में देने हैं, यानी कि 90,000 लेके उनको 1,00,000 रुपये देने, लेकिन 10 साल बाद में देने। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये का लॉस है ना, ये आज का तो नहीं है, यानी कि जब तक वो रिडम्पशन नहीं करते सर उस टाइम पीरियड का दौरान का है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये 1 साल का नहीं है, लंबे टाइम तक चलेगा। रेवेन्यू वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि हर साल एक छोटा जो पोर्शन है पीएनएल के डेबिट में लगाएंगे, और एक्सपेंडिचर का मतलब सर ये हमारी कंपनी के लिए खर्चा है, तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक है, तो ये था आज का अपना कंप्लीट सेशन। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कांटेक्ट नंबर मैं लिख देता हूँ 9812926011। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो लगातार जो सीरीज है वो आप तक प्रोवाइड करवाते रहें एमसीक्यू की, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आ सके। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।